नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले ये नीतीश सरकार का आखिरी बजट था। बजट को लेकर कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम ला सकती है, लेकिन महिलाओं की ये उम्मीद टूट गई। फ्री बिजली और रोजगार को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान नहीं किया। 3,17,000 करोड़ रुपए के बजट में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की। सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य सुविधा में 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं की नौकरियों में 33% आरक्षण का ऐलान भी किया गया, लेकिन बजट को लेकर विपक्ष ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, महिलाओं को आर्थिक मदद नहीं दी गई, लेकिन हम लोग नाक रगड़वा कर मांग पूरी करवाएंगे। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि जब राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, 3,17,000 करोड़ का बजट कैसे पेश किया गया। सीएम 7 निश्चय योजना की बात करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि 7 निश्चय योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। पूर्व सीएम प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी पूरे एक्शन में नजर आई। बिहार विधानसभा के द्वार पर विपक्ष के विधायक हाथ में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते नजर आए। राबड़ी देवी के हाथ में भी पोस्टर नजर आया। राबड़ी देवी के हाथ में जो पोस्टर था उसमें विधवा पेंशन का जिक्र नजर आया। इस पोस्टर में विधवा पेंशन 400 से 1,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपए महीने देने की बात कही थी, लेकिन बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने बजट को लेकर सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और उसकी सहेलियों से छेड़छाड़ मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। घटना में शामिल बताए जा रहे सभी आरोपियों के संबंध एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़े हुए हैं। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने खुद थाने जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। रक्षा खड़से ने कहा कि आरोपियों ने न केवल मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की और उस पर भी हमला किया। आरोपियों के खिलाफ मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। मामले में अब तक जलगांव पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किरण माली और एक 17 साल का नाबालिग शामिल है। बॉडीगार्ड की एफआईआर में कुल 7 आरोपियों के नाम दर्ज हैं, जबकि छेड़छाड़ केस में 7 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें अनिकेत भोई, पीयूष मोरे, सोहम पुली, अनुज पाटिल, किरण माली, चेतन भोई, सचिन पालवे का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और अब यह भी खबर आ रही है कि आरोपी शिंदे की शिवसेना से जुड़े हुए हैं। पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले का आरोपी अनिकेत भोई विधायक चंद्रकांत पाटिल के कट्टर समर्थक और रावेर लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख छोटू भाई का भतीजा है। उसके खिलाफ पहले से ही 4-5 मामले दर्ज हैं। पीयूष मोरे शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक है। सचिन पलावे शिवसेना शिंदे गुट चिकित्सा सहायक प्रकोष्ठ मुक्ताई नगर शहर के प्रमुख है और किरण माली और सोहम कोली भी शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर ये मामला केंद्रीय मंत्री की बेटी से जुड़ा हुआ नहीं होता तो क्या पुलिस कार्रवाई भी करती। फिलहाल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। इस मौके पर दिवंगत नेताओं को याद करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के मामले को हल करने की मनमोहन सिंह ने पूरी कोशिश की। हालांकि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। उसे आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और डॉक्टर सिंह ने इस मामले में पूरी कोशिश की। हालांकि फिर भी हालात बीच में खराब रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर समस्या को हल करने के जिस मुकाम पर भारत और पाकिस्तान मनमोहन सिंह के दौर में पहुंचे थे, वे अब कभी नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे और जो वो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। बस सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए।
सीएम अब्दुल्ला ने चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जिक्र करते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और कश्मीर तक रेलवे का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कश्मीर को बाकी दुनिया के साथ जोड़ने का काम बनिहाल टनल के समय शुरू हुआ, तब रेलवे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ था। चिनाब नदी पर जो सबसे ऊंचा पुल बना, उसका काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से भगवान ने उन्हें इतनी जिंदगी नहीं दी कि वे इस पुल के ऊपर से जाते हुए ट्रेन को देखें। जिस पुल की शुरुआत उनके दौर में हुई, उसके काम को मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इस पुल का जिक्र करके उमर अब्दुल्ला ने मोदी को आईना भी दिखा दिया कि कश्मीर के विकास का जो दावा मोदी करते आए हैं, असल में उसमें बड़ा योगदान कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के साथ किसी भी गठबंधन के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है, न इसकी कोई जरूरत या गुंजाइश है। हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं। जम्मू कश्मीर पर हमारा रुख बिल्कुल जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के समर्थक छात्रों ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग एसएफआई समर्थक छात्रों के बीच झड़प हुई। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में एसएफआई समेत दूसरे स्टूडेंट फ्रंट राज्य की ममता बनर्जी सरकार से चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 1 मार्च को यह मामला तब गर्मा गया जब छात्रों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले को घेर लिया। बसु यूनिवर्सिटी में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जब छात्रों ने उनसे मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद कुछ बात करने के लिए छात्रों ने मंत्री का काफिला रोक दिया। छात्र उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। भीड़ और हंगामा देखकर बसु की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने आरोप लगाया कि मंत्री के साथ बदसलूकी हुई। कैंपस में हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई। टीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जिस पर एसएफआई के छात्रों का कहना है कि सरकार टीएमसी की है, इसलिए एक तरफा पुलिस कार्रवाई की जा रही है। और तब से ही यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में छात्रों के इस प्रदर्शन ने ममता सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब ये विवाद कब थमेगा? क्या सरकार छात्र संघ चुनाव को मंजूरी देगी? ये सवाल बनेगा। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा को लेकर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि इस बीच तमिलनाडु में परिसमन का मुद्दा गर्मा गया है, जिसके चलते अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम पहले कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसीलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसी के साथ स्टालिन ने तमिलनाडु के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इससे पहले 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक में भी सीएम स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की स्थिति में है। अगर जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ेंगे। इससे संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। दरअसल परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीट की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया है। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एक तरफ भारत जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, इसमें दक्षिण के राज्य आगे हैं, लेकिन अब केंद्र की नीतियों के चलते यही दक्षिण राज्य जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चीफ माधवीपुरी बुच आरोपों से घिरी हुई है। उन पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग और एक साथ कई जगह से वित्तीय लाभ कमाने जैसे तमाम आरोप लगे हुए हैं, जिसे लेकर अब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुच ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन से जुड़े आरोपों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बुच के साथ 4 अन्य आरोपियों ने भी हाईकोर्ट में अपील की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई की मंजूरी देते हुए 4 मार्च को सुनवाई तय की है। इसके साथ ही एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया गया कि वो तब तक विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं कर सकती।
दरअसल बीते दिन मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने बुच के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसको चुनौती देते हुए बुच ने हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल सेबी की पूर्व चीफ पर सबसे पहले अदानी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा सामने आया था कि उनकी अदानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी उनसे जुड़े एक के बाद एक खुलासे किए और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगाए। पार्टी ने बुच के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की और अब स्पेशल कोर्ट के आदेश ने बुच की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाला। अगर भगोड़े संजय भंडारी को वापस लाने की कोशिशों में भारत को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय एजेंसी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया और इसके पीछे भारतीय जेलों में होने वाली वसूली को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताया। यूके की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जबरन वसूली और जेल अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर भी विचार किया। यूके की कोर्ट ने कहा कि अगर भंडारी को भारत भेजा जाता है तो तिहाड़ जेल में उसे अन्य कैदियों और जेल अधिकारियों से धमकी का सामना करना पड़ सकता है। हिंसा के साथ उसे जबरन वसूली का संकट होगा। हम कम से कम उसे बहुत अमीर आदमी मान सकते हैं, इसलिए जबरन वसूली के लिए वो मुख्य टारगेट होगा। दरअसल जेल में बंद सुकेश ने तिहाड़ जेल में जबरन वसूली के आरोप लगाए थे और इसे लेकर यूके की कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अपने फैसले में यूके की कोर्ट ने भारत की तरफ से पुराने मामले में दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने पर भी सवाल उठाए। अपने फैसले में यूके की कोर्ट ने एक पूर्व भारतीय सुप्रीम कोर्ट जज को स्वतंत्र एक्सपर्ट गवाह के रूप में दिखाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वर्मा ने कहा था कि कई समाचार रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय जेल प्रणाली में, विशेष रूप से तिहाड़ में, हिंसा और जबरन वसूली की घटनाएं दुर्भाग्य से